दोस्तों, आज की कहानी है जिस सांवली रंगत की वजह से लड़के वाले भाग्यश्री से बार बार रिश्ता तोड़ लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मालती देवी खुद भाग्यश्री का हाथ अपने लड़के के लिए मांगने उसके घर तक चली आई। शाम का वक्त था। भाग्यश्री के घर पर काफी चहल पहल थी। सभी सेवक भाग भाग कर काम कर रहे थे। घर की सजावट देखने लायक थी। उसी समय वह कॉलेज से घर आई। यूं कोलकाता का धर्म तल्ला काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। यही वजह था कि उसे घर आते आते देर हो गई। भाग्यश्री के पिता वहीं पर एक साधारण व्यापारी थे। वे दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करने से ज्यादा अपनी दोनों बेटियों को शिक्षित करने पर जोर देते थे और इसमें वे कामयाब भी रहे। भाग्यश्री को अपने घर में किए गए सजावट आदि के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे वाह, आज इतनी सजावट, कोई खास बात है क्या? चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए भाग्यश्री ने पूछा। शायद तेरी शादी का ख्याल दिन में आया है, इसलिए मम्मी ने लड़के वालों को बुलाया है। छोटी बहन दिव्या फिल्मी अंदाज में बोलती हुई उसे छेड़ने लगी। माँ, इस बार कौन आ रहा है? तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी को देखने के लिए कितनी नुमाइश करनी है आपको? क्यों नहीं थक जाती आप? कंधे से बैग उतारकर पैर पटकते हुए भाग्यश्री ने रोष प्रकट किया। बेटा, बड़े अच्छे लोग हैं, तुम्हारी मौसी के ससुराल वाले हैं। लड़का मानो यही यादवपुर में अपना कारोबार करता है। बहुत पैसे वाले लोग हैं। अच्छी बात क्या है पता है? तुम्हारे रंग के उन्हें कोई इतराज नहीं है बेटा। माँ ने उसे समझाते हुए लड़के और उसके चेहरे पूरे खानदान की जानकारी दी, जिसमें भाग्यश्री का कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह क्या बात हुई? मुझसे पूछा भी नहीं और रिश्ता तय कर दिया। अभी तो इस नाटक का आखिरी साल चल रहा है और इसके बाद मुझे कानून की पढ़ाई करनी है। वह बोले जा रही थी। हाँ, पढ़ लेना, एक बार रिश्ता तो हो जाए, उसके बाद सब कुछ करना। किसने रोका है तुम्हें? माँ ने बीच में ही टोका। और हर बार यही अच्छे और संस्कारी लोग न तुम्हारी बेटी को डार्क कम्प्लेक्शन का किताब देकर चले जाते हैं। रहम करो माँ। भाग्यश्री पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। वहाँ बिस्तर पर उसके लिए एक सुंदर गुलाबी साड़ी रखी हुई थी। अब क्या उसे भी पहनना होगा? वह लगभग चिल्लाकर बोली। उसने अपने आप को आईने में देखा। लंबा कद, हरहरा बदन, पतले होंठ, लेकिन सबसे ऊपर उसका सांवला रंग। उसने आईने से नजरें फेर ली। तभी गोस्ट रूम के पापा की आवाज आई। मेहमान आ गए। पापा की आवाज सुनते ही भाग्यश्री का मन स्थिर हो गया। फिर वही सब होगा। लड़के वालों को सब कुछ पसंद आएगा, पर सांवली रंगत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। वह अनमने ढंग से तैयार हो गई। उसकी खूबसूरती गुलाबी साड़ी में और निखर गई थी। उसके तीखे नैन किसी का दिल भी चुराने लिए काफी थे। शरबत का गिलास लिए जैसे ही वह अंदर आई, मानो की नजरें भाग्यश्री पर स्थिर हो गई। दोनों की आंखें चार हुई। दिल की धड़कनों ने एक साथ धड़ककर एक दूसरे को अभिनंदन किया। मानो को भाग्यश्री देखते ही पसंद आ गई थी। दोनों पक्षों में बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि भाग्यश्री ने अपनी बात रख दी। मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और एक सफल वकील बनने के बाद ही शादी करूंगी। भाग्यश्री ने तनिक ऊंची आवाज में अपनी बात रखी, जिसे सुन सभी स्तंभ हो गए। मानो के घर वाले जहां बड़ी मुश्किल से उसके सांवले रंग से समझौता कर लड़की के घरेलू होने पर बात राजी होकर रिश्ता लेकर आए थे, वहीं उसका मुखर होकर बोलना यूं पढ़ाई और नौकरी वाली बात को सभी के समक्ष बेबस होकर रखना उनके बर्दाश्त नहीं हुआ। मानव की माँ मालती देवी बोली, लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं और हमारा मानव इतना कमा लेता है कि उसकी गृहस्थी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। तुम्हारी नौकरी हमें वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि भाग्यश्री उठ खड़ी हुई।
मालती देवी का इशारा साफ था। न तो वह भाग्यश्री को आगे पढ़ने की अनुमति दी रही थी और न ही एक सफल वकील बनने की इजाज़त, जो कि भाग्यश्री का सपना था। ऐसे घर में शादी कर अपने सपनों को कुचलाना उसे कतई मंजूर नहीं था। उसने उनकी शर्तों पर शादी करने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। भाग्यश्री के इस व्यवहार को मालती देवी ने अपना अपमान समझ लिया और मानो का हाथ पकड़कर खींचती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पर मानो का दिल तो वहीं भाग्यश्री के पास छूट गया था। उसने घर पहुंचते ही भाग्यश्री के मोबाइल पर मैसेज किया, मुझे आपके सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। माँ पुराने ख्यालात की है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि मैं उन्हें मना लूँगा। आप बस कीजिए जो आपका दिल चाहता है, और हाँ, कहीं अगर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो एक बार आवाज़ ज़रूर दे दे। एक बात और, मैं माँ के खिलाफ जाकर आपसे शादी कर तो सकता हूँ, पर करना नहीं चाहता। थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। यकीन मानिए, मैं बारात लेकर आपके घर ही आऊँगा। आशा है तब तक आप ही मेरा इंतज़ार करेगी। सामने तो कुछ बोला ना गया, पीठ पीछे हल्ला बोल, बहुत देखे ऐसे आशिक हमारा, कहते हुए वह संदेश को मिटाने लगी। पर हाथ रुक गया। पहली बार किसी से इतनी आत्मीयता मिली थी, कैसे जाने देती भला। इस बात को बीते लगभग 7 साल हो गए थे। भाग्यश्री ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए उसने शादी के कई रिश्ते को ठुकराया था। वैसे इन 7 सालों में मानो ने कभी उसे अकेलापन का एहसास होने नहीं दिया था। दोनों औपचारिक रूप से मिलते व एक दूसरे का हालचाल लेते रहते थे। यह बात और थी कि मालती देवी इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। भाग्यश्री अपने सपनों को साकार करती सिविल कोर्ट में पोस्टिंग करने लगी थी। उसकी छोटी बहन का विवाह अच्छे घराने में हो गया था। उस दिन सुबह के करीब 10 बजे थे। मालती देवी रोजमर्रा के कामों के लिए अपने नौकरों पर हुक्म चला रही थी। तभी उनकी बेटी कामनी रोते बिलखते मुख्य दरवाजे के अंदर आई। माँ, अब मैं कभी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। चेहरे पर खून जमने से बने स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। कामनी मानो की बड़ी बहन थी। कहने के तो शादी के 8 साल हो गए थे, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा था जब कामनी को सताया ना गया हो और कामनी रोती बिलखती घर ना आई हो। हर बार उसे समझा दिया जाता, हाथ जोड़े जाते थे और समझा बुझाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। हाथ जोड़े जाते थे और समझा बुझाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। लोग क्या कहेंगे, बेटी की डोली मायके से निकलती है और अर्थी ससुराल से। मालती देवी हर बार इन्हीं बातों का वास्ता देकर कामनी को ससुराल भेज देती थी और यही वजह थी कि उन्होंने भाग्यश्री का रिश्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि वह समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी। मगर आज कामनी के इस दशा का कोई ठोस कदम लेने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। राजू राजू, मालती देवी ने ड्राइवर को जोर से आवाज लगाई। जी मैम साहब। राजू दौड़कर आया। गाड़ी निकालो, मालती देवी ने आदेश दिया। कामनी गाड़ी में बैठो, मालती देवी ने पर्स हाथ में लेते हुए कहा। राजू गाड़ी निकाल कर खड़ा था। दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। जहाँ जाना है मैम साहब, ड्राइवर ने डरते डरते पूछा। सिविल, मालती देवी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कामनी उनके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी माँ उसे ससुराल छोड़ने जा रही है और उसने यह भी सोच लिया था कि इस बार अर्थी निकलने वाली बात को वह सच कर दिखाएगी। लेकिन माँ द्वारा सिविल कोर्ट का जिक्र करने से वह अपने अंदर संतोष का अनुभव करने लगी। अब तक वह दूर बैठी थी, करीब आकर वह माँ से लिपट कर रोने लगी।